शिवपुर गांव में माला और उसका पति चंदूराम रहते थे। एक दिन माला के घर गांव का सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ आया। चंदूराम, अरे ओ चंदूराम, निकलो बाहर, कहाँ हो? माला और उसका पति चंदूराम घर से बाहर आए। अभी के अभी सारे पैसे लौटा दे, वरना तुझे और तेरी बीवी को घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। मुझे सारे पैसे अभी ही चाहिए। माफ कर दीजिए सेठ जी, पैसे तो नहीं जुटा पाया हूँ अब तक। कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। कैसे पैसे? माला के पति चंदूराम ने सेठ से पैसे लिए थे खेती करने के लिए, लेकिन बरसात ज्यादा होने की वजह से सारे फसल पानी में बह गए थे। चंदूराम को बहुत नुकसान हो गया था, इसीलिए वह सेठ को उनके उधार के पैसे भी नहीं लौटा पाया। सेठ कई महीनों से चंदूराम को चेतावनी दे रहा था, लेकिन चंदूराम पैसे नहीं जुटा पा रहा था। यह सब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें खामखा परेशान क्यों करूं। अच्छा, तुम दोनों अब ये सब बंद करो। पैसे नहीं है तो चलो जल्दी से घर खाली कर दो, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हारे घर के सारे सामान निकाल कर बाहर फेंक देंगे और घर पर कब्जा कर लेंगे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, रहम कीजिए हम गरीबों पर। हमारी मजबूरी समझिए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। चलो जल्दी से सारे सामान निकालना शुरू करो। रुक जाइए सेठ जी, रुक जाइए। मेरे पास यही सोने की 2 बालियां हैं जो मैं कानों में पहनती हूँ। आप इन्हें ले लीजिए और हमारे घर को छोड़ दीजिए। माला अपनी बालियां कान से निकालकर सेठ जी को दे देती है। सेठ बालियां लेकर चंदूराम का उधार माफ करके चला जाता है। माला सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। एक आखिरी चीज बची थी, वह भी चली गई। हे भगवान, यह क्या हो रहा है हमारे साथ? माला, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम रो मत, मैं जल्दी से तुम्हें नई बालियां लाकर दूंगा। नहीं, इसमें आपकी क्या गलती? हमारा नसीब ही ऐसा है जो हमें कुछ नहीं मिल पाता। माला कुछ ही दिनों में उस चीज को भूल जाती है और अपने काम में लग जाती है। माला हर शाम को जंगल लकड़ियां काटने जाती और उन्हें लकड़ियों पर खाना बनाती। एक शाम जब माला लकड़ियां काटकर वापस आ रही थी, तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें आईं। लगता है वहाँ कोई है। माला वहाँ गई तो देखी कि एक सांप कांटों की झाड़ियों में फंसा हुआ है। वह कराह रहा है, उसके शरीर से खून भी निकल रहा है। माला ने उस सांप को कांटों की झाड़ में से निकाला और उसकी मलहम पट्टी की। अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर उसके जख्मों पर बांधा। तुम यहीं आराम करो, मैं कल मिलने आऊंगी। अब माला हर रोज लकड़ियां काटने आती, तब सांप की देखभाल कर दिया करती और दूध भी पिला देती। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब सांप स्वस्थ हो चुका था। माला उसे दूध पिलाती जा रही थी, तभी सांप बोला, रुको माला। माला सांप को बोलता देख आश्चर्य में पड़ गई। कौन हो तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत सहायता की। उन कांटों की झाड़ियों में से निकाला, मेरे जख्मों पर मरहम लगाया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं, आप इसे एहसान ना समझें। तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दूंगी। एक बात बताओ, अभी हाल ही में तुमसे तुम्हारी कोई ऐसी चीज गई है जो तुम्हें बहुत प्रिय हो? हाँ, अभी कुछ दिनों पहले सेठ जी को मैंने पैसे के बदले अपनी बालियां दे दी थी। वह बालियां मुझे बहुत प्रिय थी, क्योंकि वो मेरे पति ने शादी के पहले दिन मुझे दी थी। ठीक है, यह लो, तुम्हें जादुई बालियां देती हूँ। जब भी तुम इन्हें देखकर कुछ मांगोगी, वह चीज तुम्हें मिल जाएगी। माला यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह बालियां लेकर घर आती है। घर आने के बाद वह सारी बातें अपने पति को बताती है। फिर दोनों मिलकर
उस बाली को देखकर कुछ मांगते हैं। उनके सामने वह चीज आ जाती है। धीरे धीरे माला और चंदूराम दोनों ही उस बाली की मदद से गांव के बहुत अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। माला और जग्गू राम की जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगी। तभी एक दिन माला ने सुना कि सेठ जी के बेटे को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। इतना पैसा सेठ के पास भी नहीं था। यह सुनकर माला सेठ जी के पास पहुंची। यह लीजिए सेठ जी, आपके बेटे के इलाज के लिए पैसे। माला, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरी मदद की। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। सेठ जी, बस एक बात बोलना चाहूंगी, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है। सेठ को उसकी गलती का एहसास होता है। सारे गांव वाले माला की बहुत प्रशंसा करते हैं। अब माला गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ रहा करती है। चमत्कारी हिमकन्या। एक बार बर्फीली पहाड़ों की घाटी में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस इलाके में बहुत कम लोग रहते थे। दूर दूर तक कोई पड़ोसी घर नहीं मिलता। उस परिवार में एक बच्चा था। बच्चे का नाम शरद था। वो एक गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा था। पड़ोस में और कोई घर ना होने के कारण उसे बहुत अकेलापन महसूस होता था। वो हमेशा से चाहता था कि उसके घर में दूसरा कोई भाई बहन हो। एक बार सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सब प्रायः घर के भीतर ही दुबके रहते थे। लेकिन घर में रहते रहते शरद ऊब गया था और उसकी बाहर जाने की इच्छा होने लगी। माँ की आज्ञा लेकर वो खेलने के लिए बाहर आ गया। रात की ताजी ताजी गिरी बर्फ से धरती ढकी हुई थी। काफी हिचकिचाहट के बाद माँ ने उसे बाहर जाने दिया। उसने कहा, ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो, बगीचे में खेलना, दूर मत जाना, लेकिन पहले ऊनी स्वेटर पहन लो, मफलर से सिर और कान अच्छी तरह से ढक लो, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारे पापा 1 घंटे में आने वाले हैं, उन्हें गुस्सा मत दिलाना। शरद ने कहा, नहीं नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि पापा को गुस्सा आता है, उन्हें कैसे हंसाना है, मुझे पता है। इतना कहकर खेलने के लिए बाहर आ गया। पहले उसने बर्फ के गोले बनाए और खेलने लगा। वो बर्फ से लथपथ हो गया। उसने सोचा, अगर अभी उसके पापा आ जाएं, उसे बर्फ से सफेद बना देख ले तो बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, अब खेल बंद करते हैं, लेकिन अगर खेल बंद कर दूं तो अंदर जाकर क्या करूंगा? मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाने वाला। फिर वही पुराने खिलौने और फिर वही पुराने काम। नहीं नहीं, मैं तो अभी और खेलूंगा। वो सोचने लगा, अगर मेरे घर में दूसरा कोई भाई या बहन होता तो मैं उसके साथ खेलता। कुछ सोचकर उसने सोचा, चलो मैं इसी बर्फ से कुछ बनाता हूँ। उसने पहले बहुत सारी बर्फ इकट्ठी करनी शुरू कर दी और एक मानव आकृति बनाने की कोशिश करने लगा। उसके छोटे छोटे हाथ बर्फ उठा उठाकर आकृति पर थोपते जा रहे थे, पर जैसे वो बनाना चाहता था बन ही नहीं रहा था। कुछ ऐसा लगा कि आकृति अपनी ही मर्जी से कुछ बनती जा रही है। जब सिर और धड़ बन गया तो आंखों की जगह लगाने के लिए शरद 2 चमकदार गोलियां ले आया। पर ये क्या, जो कुछ बना था वो ना तो मानव था ना मानवी, तो वो तो एक छोटी बालिका की आकृति सी बन गई थी, जैसे कोई हिमकन्या हो। गोलियों की आंखें लगते ही वो सफेद गुड़िया सी दिखने लगी। अचानक शरद सकपका गया। उसे लगा कि वो बच्ची आंखें झपका रही है और वो उस बच्ची को घूरकर देखने लगा। वो सोचने लगा, मैं तो बुद्धू हूँ, शायद मेरे दिमाग में ये चल रहा है। तभी उसने जो कुछ देखा उसका मुंह खुला रह गया।
और वो हिमकन्या और भी करिश्मा कर रही थी। वो हिमकन्या सजीव इंसान की तरह बोली, मैं जानती हूँ तुम मूर्ति को सजीव देखने की आशा नहीं कर रहे थे। मुझसे डरो नहीं, वास्तव में मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। उसको इंसानों की आवाज में बात करते हुए देखकर शरद का डर दूर हो गया था। उसने कहा, मेरा नाम शरद है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं है, बस मुझे हिमकन्या ही कह सकते हो। तुम्हारा जो मन हो वो नाम मुझे दे सकते हो। क्यों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम नहीं रखा? हिमकन्या बोली, मेरे माता पिता नहीं है। और उसने बताया कि वो किसी दूसरे लोक से आई है। वहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं होता, बस शून्य काल होता है। इसीलिए माता पिता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने भी नहीं देखा, पत्नी ने बाहर झांकते हुए कहा। तभी तेज हवा चली जो बर्फ को उड़ाकर लाई। चारों ओर हवा चलने लगी। दरवाजे व खिड़कियां खड़खड़ करने लगे। शायद बड़ा तूफान आने वाला था। सर्दियों में ऐसा होता ही है। माता पिता बाहर भागे शरद और उस हिमकन्या को लेने, लेकिन वो अंदर नहीं जाना चाहती थी, वहीं बाहर रहना चाहती थी। ये देखकर शरद और उसके पिता को हैरानी हुई और क्रोध आया। वे बोले, लड़की तू पागल है क्या? तू अकड़ गई। कितनी ठंड है, तूने ऊनी कपड़े भी नहीं पहन रखे। उसने कहा, अंकल ऐसा मत करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे बाहर छोड़ दो, आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। अंदर जाऊंगी तो मुझे अपने लोक में जाना पड़ेगा। घर के अंदर गर्म कमरे में मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनिए प्लीज़ अंकल, मैं अभी यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ मुझे भूत, भविष्य, वर्तमान का मज़ा आ रहा है। शरद के पिता ने सोचा कि ठंड के कारण बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शरद के पिता पर उनके बार बार मना करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे दोनों को अंदर ले आए और बाहर की कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद जब शरद के पिता बच्चों के लिए कुछ गर्म दूध वगैरह लेकर आए तो देखा कि शरद एक बर्फ की ढेरी के पास बैठा हिचकियाँ लेकर रो रहा है। जब शरद ने उन्हें उस कन्या के बारे में सब कुछ बताया तब उसके पिता को भी बहुत पश्चाताप हुआ और उसे लगा कि उसने गलत किया था। उसने अनजाने में हिमकन्या को नुकसान पहुंचा दिया और अब पछताने लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, कल जब तुम बाहर जाओगे तब तुम फिर हिमकन्या को बुला लेना।
वैसी ही आकृति बनाना और फिर से हिमकन्या आ जाएगी और तुम उसके साथ खेलना और उससे कहना कि वो तुम्हारे पास ही रहे, तुमसे दूर ना जाए। मैं यही बाहर बगीचे में उसके रहने का इंतजाम कर दूंगा, जिससे कि उसे घर के अंदर गर्मी ना लगे और वो बाहर खुले में ही रहे। तुम्हें जब भी जरूरत है, तुम्हें जब भी उसके साथ खेलना हो तो उसके साथ जाकर खेल सकते हो। शरद बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन तूफान थमने के बाद वो दौड़ा दौड़ा बाहर गया और उसने कल ही की तरह एक बर्फ की ढेरी उठाई और उससे आकृति बनाना शुरू किया। उस पर बर्फ डालता गया। अचानक उसमें से फिर थोड़ी सी हलचल हुई और बर्फ कन्या निकल आई। उसको देखकर मुस्कुराई। उसने झट से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि सुनो सुनो, मेरे पापा ने कहा है कि अब वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे और तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम बाहर ही कर देंगे, जहाँ तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी और तुम्हें शून्य लोक में कभी नहीं जाना पड़ेगा। तुम यही हमारे घर के बागीचे में रहना और हम दोनों साथ साथ खेलेंगे और हम बहुत मजे करेंगे। हिमकन्या भी बहुत खुश हुई क्योंकि उसे भी यहाँ धरती लोक पर एक साथी मिल गया था। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। शरद के जीवन में एक बहन की कमी थी। उसे लगा हिमकन्या ने आकर उसकी ये कमी भी पूरी कर दी। शरद के माता पिता भी खुश हो गए कि वो हमेशा किसी भाई या बहन होने की शिकायत किया करता था। अब उसे भी अकेलापन नहीं लगेगा। उन्होंने हिमकन्या का नाम हिमांशी रख दिया और उससे वचन लिया कि वो उन सबको छोड़कर कभी शून्य लोक नहीं जाएगी। हिमांशी बोली, मैं इतने अच्छे परिवार को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुझे कभी गर्मी ना लगे, वरना मैं पिघल जाऊंगी और शून्य लोक के नियमों के अनुसार फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।